सोनागाची की रातें पार्ट 11। उसने चेहरे पर से हाथ हटा लिया। सुरमई धुंध में बर्फ के गाले चकराते हुए उड़ रहे थे। हवाएं चीख चीख कर चीड़ के दरख्तों से टकरा रही थीं। दरख्तों की शाखें झुकती तो उन पर रुकी हुई बर्फ आबशार की तरह नीचे गिरने लगती। दिन की रोशनी अंधेरे में बदल गई थी। शबाना को लग रहा था कि वो बादलों में सफर कर रही है। उसे एक कदम आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अंदाजे से चल रही थी। तेज यखबस्ता हवाओं के झक्कड़ों में उसके कदम उखड़ना शुरू हो गए। शबाना का दिल खौफ से डूबने लगा। कहीं तेज हवाएं उसे उठाकर वादी की जानिब न फेंक दें। उसने एक दरख्त को पकड़ लिया। तूफानी हवाएं उसकी आंखों को खुलने का मौका नहीं दे रही थी। अब शबाना पछताने लगी कि वो ऐसे मौसम में घर से क्यों निकल आई। उसे गजाला का भी ख्याल आया। वो इस तूफान को देखकर जरूर परेशान हो रही होगी। शबाना एक दरख्त से दूसरे और दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ने लगी। आगे कोई दरख्त नहीं था। यहाँ पत्थरों के दरमियान एक तंग सा रास्ता अंदर की तरफ चला गया। शबाना कोई जगह महफूज लगी और वो टीले की दीवार के बाहर निकले हुए पत्थरों का सहारा लेती कदम कदम चलने लगी। बर्फबारी और तेज हवाओं का तूफान ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया था। तंग पथरीले रास्ते पे उसे एक कदम के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वो फूंक फूंक कर कदम रखकर बढ़ती चली जा रही थी। वो चाहती थी कि उसे कोई ऐसी खो या चट्टानी गार मिल जाए जहां वो पनाह ले सके। तंग रास्ता आगे जाकर बाएं जानिब घूम गया। यहाँ अपने ऊपर शबाना को झूमते शोर मचाते दरख्तों के वजूद का एहसास हुआ। वो एक दरख्त को पकड़कर हाँफने लगी। उसका सांस फूल गया था। वो सुरमई बादलों और गिरती बर्फ की धुंध में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हवा के बर्क रफ्तार थपेड़ों ने एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे से धुंध को हटा दिया। शबाना को सामने कोठी का गेट दिखाई दिया। उसे और कुछ तो सूझा नहीं। इसी लम्हे को गनीमत जानकर शबाना गेट की तरफ दौड़ी। गेट लकड़ी का था, जो कि 7 फुट ऊंचा था और खुला हुआ था। सामने कोठी की पत्थर की बोझल सीढ़ियां बनी हुई थी, जिसके दोनों जाने बड़े बड़े संगीन गमले रखे थे। उसके साथ ही एक बार फिर ये सारा मंजर बादलों की सुरमई धुंध में डूब गया। शबाना को पत्थर की सीढ़ियां नजर आ चुकी थी। उसने अंदाजे से कदम आगे बढ़ाया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो जानती थी कि यह बंगला बिल्कुल खाली होगा और वो इसके बरामदे में या अगर कोई कमरा खुला हुआ तो इसके अंदर तूफान के गुजर जाने तक पनाह ले सकेगी। कोहे मरी में ही खरीदी हुई मजबूत छड़ी उसके बहुत काम आ रही थी। सीढ़ियां ज्यादा नहीं थी। वो ऊपर आई तो उसे गिरती बर्फ और सुरमई धुंध में सामने एक बेवसी बंगले का खाका उभरता नजर आया। उसकी ढलानी छत पर बर्फ जमी थी। एक पतला सा रास्ता पत्थर के गमलों के दरमियान से होता हुआ सामने बरामदे तक जाता था। शबाना दौड़कर बरामदे में गई। यहाँ हवाएं चीख रही थी और सर्दी की शिद्दत थी। शबाना अंदर किसी खाली कमरे में पनाह लेना चाहती थी। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया और उसे ताज्जुब हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद था। मुमकिन है कि चौकीदार ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिए हो और खुद किसी खिड़की या बाथरूम के दरवाजे से निकलकर ताला लगाकर चला गया हो। शबाना दरवाजे के साथ लगकर अपने आप को गर्म ओवरकोट में समेटे खड़ी थी। बर्फ के गाले हवा के थपेड़ों के साथ बरामदे तक आ रहे थे। खड़े खड़े सर्दी के मारे उसके दांत बजने लगे। वहां उसे कोई नौकरों का क्वार्टर भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद कोठी के पीछे कोई गैराज वगैरह मौजूद हो। वो दरवाजे से हटकर चलने लगी तो उसे अंदर से दरवाजे की चटखनी खुलने की आवाज सुनाई दी। शबाना पर पहला तासुर ये हुआ कि वो डर गई कि खुदा जाने अंदर कौन होगा, और वो वहां रुकने की बजाय बंगले की सीढ़ियों की तरफ लपकी। इतने में पीछे से किसी ने भारी संजीदा आवाज में कहा, तूफान ज्यादा है, अंदर आ जाओ। शबाना अभी बरामदे के फर्श के किनारे पर ही खड़ी थी। उसने पलट कर देखा। एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अधखुले दरवाजे में दराज कद चौड़े शानों वाला आदमी खड़ा, पाइप मुंह में लगाए, दोनों हाथ गर्म सवाती चोगे की जेबों में डाले उसकी तरफ देख रहा था। शबाना उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। ये वही पुरस्कार अजनबी था। गुलाब के फूलों, पाइप और कॉफी की मिली जुली खुशबू और बांस के झंडों वाले कमरे के बीच में आबनूसी गोल तपाई रखी थी, जिसपे कॉफी का टिन, प्याला और 2 किताबें पड़ी थी। एक शीशे का छोटा सा गुलदान भी था जिसमें गुलाब का बासी फूल सजा था। कमरे में पाइप के तंबाकू और कॉफी की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। अजनबी पाइप हाथ में लिए आतिशदान के करीब कार्नस पर रखे कोहनी रखे खड़ा शबाना को देख रहा था। उसके होंठों पे एक धीमी मुस्कुराहट थी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। शबाना खामोशी से चलती आतिशदान की तरफ बढ़ी। उसने ऊनी टोपी और दस्ताने उतार दिए थे।
कमरे की फिजा ऐसी पुरसुकून और नीम गर्म थी कि शबाना ने ओवरकोट भी उतारकर सोफे की पुश्त पर रख दिया। सोफे पर बैठते हुए अब वो कुछ हिचकिचा रही थी। अजनबी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम कॉफी नहीं बनाओगी? मैं जानता हूँ तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो। शबाना को झिझक भी रही थी, लेकिन उसे इस फिजा में एक अपनायत का एहसास भी हो रहा था, जैसे वो पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी हो। फिर उसे ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह दिखने लगा। वो सोफे पर बैठ गई। अजनबी अभी तक आतिशदान के सामने आग की तरफ रुख किए खड़ा था। शबाना ने देखा वो एक बावकार, वजी और पुराने वेनस शहर के मुहिम सरदारों जैसी शख्सियत का मालिक था। उसका सर बड़ा था, माथा चौड़ा और घने स्याह बाल ऊपर घुंघरियाले हो गए थे। कनपटियों पर बालों ने फीकी सफेद रंगत इख्तियार कर रखी थी। रंग खुलता हुआ था, मगर उसमें शुमाली कारबेज के बहादुर जंगजुओं जैसी पुख्ता सुर्खी थी, जो जुनूबी इलाकों में दुश्मन से एक मुद्दत तक जंग लड़ने के बाद लौटे हों। शबाना ने सोफे पर बैठने के बाद एक गहरा सांस लिया और बोली, आपको मेरा नाम किसने बताया? नीम गरम पुरसुकून बंद कमरे के बाहर बर्फ का तूफान अभी तक चीख रहा था, मगर अंदर उसकी आवाज बंद किवाड़ों और भारी पर्दों की वजह से बहुत कम आ रही थी। अजनबी आतिशदान से हटकर शबाना के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसका पाइप बुझ गया था। उसने लाइटर रोशन करके पाइप रोशन किया और गहरी आवाज में कहने लगा, तुम्हारा नाम मुझे उस वक्त भी मालूम था जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। शबाना को फिजा और ज्यादा पुरस्कार और अफसानवी होती महसूस हुई। कहीं वो सचमुच को ख्वाब तो नहीं देख रही? इस अजनबी ने ऐसा जवाब दिया था जो ख्वाबों में ही दिए जाते हैं। उस जवाब का ताल्लुक हकीकत से दुनिया से तो बिल्कुल नहीं था। शबाना को अपने गिर्द रोशनी का हाला सा मंडलाता महसूस हुआ। उसकी रगों पैर में सुकून की कैफियत थी, जैसे कोई मुसाफिर तूफानी सफर के बाद अपने मकान के गर्म कमरे में आ गया हो। शबाना एक लम्हे के लिए भी कोई घबराहट या अजनबियत महसूस नहीं कर रही थी। वो कॉफी बनाने लगी। उसकी निगाह कार्नस के ऊपर दीवार पर लगी सुनहरी फ्रेम वाली ऑयल पेंटिंग की तरफ उठ गई। वो अंग्रेजी अदब की तालिबे इल्म थी और मौसीकी और मुसव्विरी की तारीख से वाकिफ थी। उसने तस्वीर को पहचान लिया। ये रफाइल की तस्वीर थी, जिसमें बेवसी चेहरे और नाजुक गर्दन वाली एक ऐसी औरत को दिखाया गया था जिसकी आंखें इफ्तिखार और इनकिसार से लबरेज थी। चेहरे के नकूश बेहद नाजुक और हसास थे। उसके हुस्न में एक ऐसी पाकीज़गी और विजदान था जो तवील मजहबी जिंदगी बसर करने के बाद ही मैसर आता है। शबाना के सामने बैठे हुए पुरस्कार अजनबी ने शबाना को तस्वीर का जायजा लेते देखा तो पाइप का हल्का सा कश लगाने के बाद बोला, तुम जो सोच रही हो वो दुरुस्त है। ये रफाइल की एक मशहूर तस्वीर का प्रिंट है। मैंने वियना से मंगवाया था। तुम इस तस्वीर वाली औरत को पहचानती हो? मैं इसे कैसे पहचान सकती हूँ? शबाना ने कॉफी बनाते हुए धीमी आवाज में कहा। अजनबी ने अपनी प्याली उठा ली, पाइप तपाई पे गुलदान वाले मुरझाए हुए गुलाब के फूल के पास रख दिया और बोला, तुम ठीक कहती हो। इस आलम में तुम्हारा किसी को भी पहचानना नामुमकिन है। माहौल मजीद पुरस्कार हो गया। उस अजनबी की बातें उसकी शख्सियत की तरह समझ में ना आने वाली और अफसानवी थी। वो देवमाराई अंदाज में बातें कर रहा था। शबाना को अपने ख्वाब में देखे हुए फ्लाइंग डचमैन बोकाशी की देखी हुई शक्ल याद आ गई। जब वो खामोश समंदर में खड़े उसके वीरान बादबानी जहाज पर उससे मिलने गई थी तो वो बिल्कुल ऐसा ही था। फर्क इतना था कि उसने बादबानी जहाज में कदीम जमाने का लिबास पहन रखा था और उसके हाथ में बरबत था, जबकि यहाँ वो सवाती चौगे में था और पाइप पी रहा था। शबाना अगरचे ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करती थी, लेकिन वो इन ख्वाबों के किरदार हकीकत की दुनिया में नहीं देखना चाहती थी। उसके ख्याल में ऐसा मुमकिन भी नहीं था। बाहर तूफान बर्फो बार इसी तरह जारी था। उसने पुरस्कार अजनबी से बराह रास्त सवाल किया, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है, आप असल में कौन है, और आपने शेम्स रेस्टोरेंट में मुझे गुलाब का मुरझाया हुआ फूल क्यों दिया था? एक लम्हे के लिए उस आदमी ने शबाना की खूबसूरत आंखों वाले चेहरे को गौर से देखा, फिर जरा आगे झुककर बोला, मैं उनमें से तुम्हारे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिर वो उठकर खिड़की के पास गया। भारी पर्दा एक तरफ हटाकर शीशे में से बाहर देखा। एक लम्हे के लिए वहीं खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता रोशनदान के पास आया और तपाई पर से एक किताब उठाकर उसके वर्क उलटने लगा। वर्क उलटते हुए एक सूखा गुलाब का फूल नीचे गिर गया। उसने फूल उठाया,
शबाना ने देखा किताब में दबा कर रखने से सुर्ख गुलाब खुश्क हो चुका था। अजनबी ने सोफे पर बैठते हुए शबाना की तरफ नजरें उठाकर कहा, तुम मुझे राहिल कहकर बुला सकती हो, ये मेरा नाम नहीं है। तुम्हारा नाम भी वो नहीं है जिससे तुम्हें लोग सब पुकारते हैं। इस सुर्ख गुलाब की खुश्क पंखड़ियों को कोई भी तुम पहचान नहीं दे सकोगी, जो कभी शबनम की नमी से तरोताज़ा थी और उन लस के एक दूर उफ्तादा अनारों के बाग की एक बारादरी में तुमने मुझे दिया था। यहाँ पर पार्ट 11 का अख्तिताम होता है। मज़ीद रिकॉर्डिंग सुनने के लिए पार्ट 12 समाप्त फरमाएं।